हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारी पाइथन की क्लास का डे 5 जिसमें आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ एल्गोरिदम्स। एन एल्गोरिदम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को बताती है कि हमने अपना टास्क को कैसे परफॉर्म करना है। इट्स लाइक अ रेसिपी फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। थिंक ऑफ इट एज अ डिटेल प्लान or blueprint that guides a computer to achieve a specific goal। इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है क्लियर एंड प्रिसाइज। ईच स्टेप शुड बी अनएम्बिगियस एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। इस लाइन में बताया गया है कि जो आप एल्गोरिदम को स्टेप बाय स्टेप लिखोगे उसके स्टेप क्लियर एंड प्रिसाइज होने चाहिए, अनएम्बिगियस होने चाहिए और ईजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए। जिसका मतलब होता है कि हम जो स्पष्ट करना चाहते हैं तो वो उसी को स्पष्ट करें। देयर शुड बी नो रूम फॉर इंटरप्रिटेशन और एम्बिग्यूटी। इसका मतलब ये है कि उस लाइन का, उस स्टेप का और कोई मतलब ना निकले। अगर हमने एक स्टेप लिखा है तो उसका वही मतलब हो जो हमने लिखा हो, उसका और कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ईच ऑफ इट्स स्टेप एंड देयर इनपुट आउटपुट शुड बी क्लियर एंड मस्ट लीड टू ओनली वन मीनिंग। इसका मतलब है कि हर एक फेज़ और हर एक स्टेप उसके जो इनपुट आउटपुट आएगी वो क्लियर होनी चाहिए। अगर मैंने क्लियरली इनपुट दी है तो उसकी आउटपुट भी एक क्लियर वे में होनी चाहिए जिसका सिर्फ एक ही मीनिंग निकलता हो। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग ऐड सम शुगर यू शुड स्पेसिफाई दैट एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ शुगर टू ऐड। इस एग्जाम्पल में वो ये कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ सेइंग मैं ये कहूँ कि ऐड सम शुगर, बाद में कहना ऐड सम शुगर, आप पहले से ही एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ शुगर की ऐड कर दो जब आप एक चाय बना रहे हो। तो एग्जैक्ट शुगर की अमाउंट को ऐड करना पहले ही, ताकि आप बाद में ये ना कह सको कि ऐड सम शुगर। बाद में कहने से अच्छा आप उसकी एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ शुगर को ऐड करो। सेकंड करेक्टरिस्टिक्स है फाइनाइट। एल्गोरिदम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। इन्फानाइट होता है जिसका कोई अंत नहीं होता और फाइनाइट होता है जिसका अंत होता है। सो एल्गोरिदम जब आप स्टार्ट करते हो तो उसका कहीं ना कहीं जाके एक ना एक एंड होना होता है। द एल्गोरिदम शुड हैव अ डेफिनेट एंड पॉइंट। उसका एक अपना एंड पॉइंट होता है। It should not go on indefinitely. This means that the algorithm should eventually terminate either by producing the desired output or by encountering an error condition। अब एंड पॉइंट होने के भी दो चांस होते हैं। अगर तो उसको एल्गोरिदम में कोई एरर मिलती है तब आपका एंड पॉइंट होगा, और जब आपकी आउटपुट आएगी तब जाके उसका एंड पॉइंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिव। द एल्गोरिदम शुड प्रोड्यूस द करेक्ट आउटपुट फॉर ऑल वैलिड इनपुट। अगर तो आपकी इनपुट वैलिड है तो उसकी वैलिड ही आउटपुट भी आएगी। दिस मीन्स दैट द एल्गोरिदम शुड बी एबल टू हैंडल अ वैरायटी ऑफ इनपुट डेटा एंड प्रोड्यूस द करेक्ट रिजल्ट फॉर ईच इनपुट। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिपेंडेंट। An algorithm should have step-by-step direction, which should be independent of any programming code। और ये इसका एक मेन करेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो कि ये इंडिपेंडेंटली काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इनपुट। एन एल्गोरिदम टेक्स इनपुट डेटा टू प्रोसेस। एल्गोरिदम जो होगी वो इनपुट लेगी ताकि वो डेटा का प्रोसेस कर सके। दिस इनपुट डेटा कैन कम फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्स। अब जो आपकी इनपुट आएगी वो वैरायटी ऑफ सोर्स, कई सोर्स से आ सकती है, जैसे कि सच एज ए यूज़र इनपुट। कोई इनपुट यूज़र भी दे सकता है, कहीं उसको फाइल से और अदर प्रोग्राम से भी उसको इनपुट मिल सकती है, क्योंकि इनपुट उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम इनपुट ही नहीं देंगे तो हमारा कोई डेटा प्रोसेस भी नहीं होगा और ना कोई आपको आउटपुट नज़र आएगी। एन एल्गोरिदम शुड हैव ज़ीरो और मोर वेल डिफाइंड इनपुट। अब ऐसा भी नहीं है कि उसकी सिर्फ एक इनपुट हो सकती है, मल्टीपल इनपुट्स और ज़ीरो इनपुट्स भी हो सकती है। अब अगर इनपुट की बात हुई है तो नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा आउटपुट। एन एल्गोरिदम प्रोड्यूस आउटपुट बेस्ड ऑन द इनपुट एंड द इंस्ट्रक्शन। अब जो एल्गोरिदम होता है वो आपका प्रोड्यूस करता है आउटपुट को, किसके बेस के ऊपर, जो आपने इनपुट दी होती है और आपने जो इंस्ट्रक्शन दी होती है। दिस आउटपुट कैन बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, रिटन टू अ फाइल और यूज्ड एज इनपुट फॉर अनदर एल्गोरिदम। एन एल्गोरिदम शुड हैव वन और मोर वेल डिफाइंड आउटपुट and should match the desired output।
जो आउटपुट होती है वो आपकी एक और उससे भी ज़्यादा आउटपुट्स हो सकती हैं, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा इनपुट्स आप दे सकते हो तो उसी इनपुट्स की एक इनपुट की एक आउटपुट आएगी और मल्टीपल इनपुट्स की मल्टीपल आउटपुट्स आपको शो होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू राइट एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम लिखते कैसे हैं। बच्चों को अब करैक्टरिस्टिक्स पता होते हैं, एल्गोरिदम होती क्या है ये पता है, पर अब लिखनी कैसे एल्गोरिदम ये बच्चों को नहीं पता होती है। So, there are no well-defined standard for writing algorithm. Rather, it is a problem and resource dependent. Algorithms are never written to support a particular programming code. As we know that all programming languages share basic code in construct like a loop, flow control. These common construct can be used to write an algorithm. एक पाइथन में टॉपिक आता है जैसे कि लूप्स का टॉपिक और फ्लो कंट्रोल का टॉपिक, तो उसमें भी अगर आप एल्गोरिदम यूज़ करते हो और वही चीज़ें आपके एल्गोरिदम्स में भी यूज़ होती हैं, और इन टॉपिक्स को हम एल्गोरिदम को लिखने के लिए यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे कि हमें एक प्रॉब्लम दी गई हुई है, डिज़ाइन एन एल्गोरिदम टू ऐड 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। सिंपल सा एक प्रॉब्लम हमें दी गई है कि एक डिज़ाइन करो एल्गोरिदम को। सो एल्गोरिदम में हम स्टेप 1 स्टेप 2 जरूर लिखते हैं। अगर आप स्टेप 1 स्टेप 2 नहीं लिखते हो, ये ऑप्शनल होता है। अगर आप ये स्टेप 1 स्टेप 2 नहीं लिखते हो तो आपको जैसे स्टार्ट डिक्लेयर वाली ये लाइन्स है ऐसे ही लिखनी पड़ेगी, इसको साथ में नहीं लिखना होता। स्टेप वाइज अगर हम लिख देते हैं स्टेप 1 स्टेप 2 तो ये हमारे लिए ईजी होता है। जैसे कि अब स्टेप 1 में साफ नज़र आ रहा है कि कोई एल्गोरिदम स्टार्ट हुई है, और स्टेप 2 उसके बाद हमने डिक्लेयर किए हैं 3 इंटीजर A, B एंड C। स्टेप 3 में डिफ़ाइन की है वैल्यू ऑफ A एंड B। अब हमने किसी 2 नंबर को ऐड करना है। अब उन 2 नंबर की कोई वैल्यू होनी चाहिए। एग्जाम्पल फॉर A इक्वल टू 10, B इक्वल टू 20। अब इन दोनों को कोई मैंने वैल्यू दी है तो तभी तो मैं नेक्स्ट स्टेप में उसको ऐड कर सकूँगी। सो स्टेप 4 में ऐड वैल्यू ऑफ A एंड B। स्टेप 5 में स्टोर आउटपुट ऑफ स्टेप 4 टू C। अब इस स्टेप को समझने के लिए हम A और B को कोई वैल्यू देंगे 10 और 20। अब वो 5th स्टेप 4 टू C, इसका मतलब ये होता है कि जो C है उसमें उसका जो आउटपुट आएगा, किसका आउटपुट A और प्लस B, क्योंकि A की वैल्यू 10 और B की वैल्यू 20। 10 + 20 जो आंसर आएगा वो किस में स्टोर होना चाहिए, C में। इसलिए यहाँ पे स्टेप 4 बोला गया है, क्योंकि स्टेप 4 आप ध्यान से देखोगे यहीं पे आपकी वैल्यू को ऐड किया जा रहा है। C इक्वल टू 10 + 20, सो यहाँ पे आ जाता है आपका 30। सो स्टेप 6 में कह रहा है कि जो आंसर आया है प्रिंट कर दो C को। प्रिंट C मतलब कि C में क्या है 30, इसको हमने क्या करना है प्रिंट। सो आपकी आउटपुट आ जाएगी 30, और लास्ट स्टेप में उसको स्टॉप करना होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप काम करता है। जब उसको लगता है कि उसकी सारी कैलकुलेशन सब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो उसका लास्ट पॉइंट होता है स्टॉप, क्योंकि यही उसका एक एंड पॉइंट होता है। तो यहाँ पे आपकी ये एल्गोरिदम ख़त्म हो जाती है। एल्गोरिदम टेल द प्रोग्रामर हाउ टू कोड द प्रोग्राम। अब हम एल्गोरिदम का टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एल्गोरिदम क्या करता है, कंप्यूटर को बताता है कि हमने अपने टास्क को कैसे परफॉर्म करना है। अगर हम अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम्स करते हैं तो जो हम प्रोग्राम्स लिखते हैं वो भी तो हम स्टेप बाय स्टेप ही चलाते हैं, तो वहाँ पे भी तो कोई एल्गोरिदम ही यूज़ होती है। सो एल्गोरिदम बताती है प्रोग्रामर को कि हाउ टू कोड दी प्रोग्राम। और अब आप पीछे वाला जो पेज है वो देखोगे तो आपको यहाँ पे इजी वे लगेगा, क्योंकि ये एक क्या है एल्गोरिदम है। तो यहाँ पे स्टेप 1 क्या कह रहा है, स्टार्ट ऐड, क्योंकि हमने ऐड करने हैं 2 नंबर तो यहाँ पे यूज़ किया गया है स्टार्ट ऐड। एल्गोरिदम यहीं पे स्टार्ट हुई है पर हमने साथ में ऑपरेशन लगा दिया ऐड का। स्टेप 2 गेट वैल्यू ऑफ A एंड B। A एंड B को कोई वैल्यू देनी है। स्टेप 3 C A + B। अब स्टेप 3 में एक चीज़ समझने वाली है, C का एक एरो है जो लेफ़्ट साइड को डायरेक्ट कर रहा है, और इसका मतलब होता है कि A और B की जो वैल्यू है, जो उनको प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपको C को देनी होगी या C में स्टोर करनी होगी। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 4 डिस्प्ले C, जिससे हम पीछे पढ़ रहे थे प्रिंट C, तो उसका ही मतलब है डिस्प्ले C, मतलब कि उसने प्रिंट करवा के ही डिस्प्ले करवाना है आपको आउटपुट। यहाँ पे स्टेप 4 में आपको डिस्प्ले करवाना है C, जिसका आंसर था
30, तो आपको 30 डिस्प्ले होगा। और स्टेप 5 कहता है स्टॉप, एल्गोरिदम को स्टॉप कर दो। जब आपको आउटपुट ही नज़र आ गई उसके बाद वो एल्गोरिदम को आपको बंद करना है। आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल्स और कोड कैसे लिखना है ये समझ आ चुका होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। वी डिज़ाइन अ एल्गोरिदम टू गेट अ सोल्यूशन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम। अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इन मोर देन वन वे। अब ये जो डायग्राम समझ आ रहा है, डायग्राम में क्या बोला गया है कि आपकी एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब इसको आप अपनी रियल लाइफ के साथ ही देखो रिलेट करके कि अगर आपको कोई एक प्रॉब्लम है तो क्या उस प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन नहीं निकल सकते हैं? क्या उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है? अगर मैंने बोला कि 2 नंबर को ऐड करना है तो ज़रूरी नहीं है कि हम a+b करके एक सॉल्यूशन 1 ही निकालेंगे। उसको ऐड करके आप 2 सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिखाई है। फर्स्ट वाली शायद आपको इजी लगे, कई बच्चों को सेकंड वाली एग्जाम्पल भी इजी लग सकती है। तो दोनों एग्जाम्पल्स हैं, दोनों एग्जाम्पल्स कर क्या रही हैं, 2 नंबर्स को ऐड करके आपको बता रही हैं। सो इस तरह एक प्रॉब्लम मैंने दी थी जिसके मैंने 2 सॉल्यूशन आपको दिखाए हैं। ऐसे ही आप थर्ड फोर्थ कितने मर्जी अपने सॉल्यूशंस को दिखा सकते हो। तो एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं एल्गोरिदम में। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मेकिंग अ सैंडविच। ये रियल लाइफ से एक मेल खाती है, आप कह सकते हो कि एक एग्जाम्पल है। सैंडविच बनाना है, उसकी एक अपनी रेसिपी होती है। अगर आपको याद होगा जब हम एल्गोरिदम को पढ़ने लगे थे वहाँ पे एक लाइन आई थी, रेसिपी ऑफ अ प्रोग्राम। यहाँ पे भी हमने एक सैंडविच को कैसे बनाते हैं उसकी एक रेसिपी को लिखना है। गेट 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड, 2 स्लाइस लो ब्रेड की। स्प्रेड बटर ऑन 1 स्लाइस, एक स्लाइस के ऊपर आप बटर लगाओ। थर्ड स्टेप, ऐड योर फेवरेट फिलिंग, अब जो आपको पसंद है उसके अंदर फिल करो। फोर्थ स्टेप, प्लेस दी अदर स्लाइस ऑफ ब्रेड ऑन टॉप, अब जो दूसरी स्लाइस है ब्रेड की आप क्या करते हो सैंडविच बनाते टाइम उसको ऊपर रख देते हो। लास्ट, कट दी सैंडविच इन हाफ, अब आपका सैंडविच बन चुका है तो यहाँ पे आपकी एल्गोरिदम का एंड होता है। तो ये जो रेसिपी के स्टेप लिखे हैं 1 2 3 4 5, ये एक तरह से आपकी एल्गोरिदम ही है। और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है उस एग्जाम्पल की जो अभी हमने रीड की है। तो अगर बच्चों को एल्गोरिदम लिखने में, टॉपिक लिखने में कोई कंटेंट नहीं मिलता है तो आप ऐसे एक्सप्लेनेशन कर करके अपना कंटेंट भर सकते हो। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है जिसमें हमने बताना होता है हम अपनी माइंड्स में क्या रख के अपनी एल्गोरिदम्स को लिखें जो कि सही हो। फर्स्ट चीज़ हम जो देखते हैं एल्गोरिदम में उसकी करेक्टनेस। द एल्गोरिदम शुड प्रोड्यूस द करेक्ट आउटपुट फॉर ऑल वैलिड इनपुट। अब सिंपल सी बात है कि अगर आपकी वैलिड इनपुट होगी तभी आपकी वैलिड आउटपुट आएगी। सो करेक्ट इनपुट देना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी आउटपुट नहीं आएगी या गलत डिस्प्ले करेगा। दिस मीन्स दैट द एल्गोरिदम शुड बी फ्री ऑफ एरर एंड शुड प्रोड्यूस द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। अगर मैंने बोला था 2 नंबर्स को ऐड करो तो क्या मुझे आउटपुट दोनों को माइनस करने की मिल रही थी? क्या मुझे दोनों को मल्टीप्लाई करने की मिल रही थी? नहीं, मुझे दोनों ही नंबर प्लस करके 30 ही आंसर मिला था। तो ऐसे ही मैंने उसकी सही इनपुट दी है तभी मुझे सही आउटपुट आई हुई है। सो ये फर्स्ट पॉइंट यही बताता है कि करेक्टनेस होना एल्गोरिदम में बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है एफिशिएंसी। द एल्गोरिदम शुड बी एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। This means that the algorithm should not take too long to execute and it should not use too much memory. इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो आपकी एल्गोरिदम है वो एफिशिएंट होनी चाहिए, जो हमारे टाइम एंड स्पेस के टर्म्स को पूरा करती हो। अगर हम अपने एल्गोरिदम को ज़्यादा स्टेप पे यूज़ करके उसको बड़ा बना के लिखते हैं तो वो एग्जीक्यूशन के टाइम को बढ़ा देगा और मेमोरी की स्पेस को भी ज़्यादा लेगा, क्योंकि आपने उस एल्गोरिदम को बाद में सेव भी करना है, स्टोर भी करना है, तो वो आपकी मेमोरी भी ज़्यादा लेगा। इसलिए शॉर्टकट देखो कि प्रॉब्लम का क्या शॉर्टकट निकलता है, उसी एल्गोरिदम को आप पिक करो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रीडेबिलिटी। द एल्गोरिदम शुड बी ईजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। अब मुझे लगता है कि मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दी है, 2 नंबर्स को ऐड करने की, सेकंड कोड को कैसे लिखना है, थर्ड मेकिंग अ सैंडविच। अब बच्चे आपके ऊपर है कि आप इन तीनों एग्जाम्पल को, कौन सी एग्जाम्पल को ज़्यादा यूज़ करते हो पेपर में अपने नोट्स बनाने के लिए। द एल्गोरिदम शुड बी ईजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। अब उन तीनों एग्जाम्पल में जो आपको लगता है कि मुझे वो रीड करने में बहुत आसानी रहेगी, मुझे उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत आसानी रही है, तो आप उसी एग्जाम्पल को उठाओगे जो आपने रीड और अंडरस्टैंड की होगी। दिस मीन्स दैट द एल्गोरिदम शुड बी वेल फॉर्मेटेड एंड यूज़ क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज। अब आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। अब
3 पर्सन हैं जिन्होंने अपनी अपनी एक एल्गोरिदम लिखी हुई है। अब आपने पिक करनी है एल्गोरिदम। अब आप तीनों की एल्गोरिदम देखोगे, आपको जो ईजी लगेगी, जिसको आप रीड कर सकते हो, आप वो ही एल्गोरिदम पिक करोगे। सो दिस मीन्स दैट द एल्गोरिदम शुड बी वेल फॉर्मेटेड। ईजी लैंग्वेज यूज़ करो, ऐड करो A+B को, उसके बाद प्रिंट करो C को। ये कितनी इजी स्टेप थे और इजी हम रीड कर सकते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड थी हमारे लिए ये। तो ऐसे वर्ड को यूज़ करो, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को मत उठाओ, ताकि जो समझ भी ना आए तो हम उस एल्गोरिदम को यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, ना उसको पिक कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनेबिलिटी। द एल्गोरिदम शुड बी ईजी टू मेंटेन एंड मॉडिफाई। एल्गोरिदम ऐसी होनी चाहिए जिसको मेंटेन करना ईजी होना चाहिए और मॉडिफाई करना ईजी होना चाहिए। मॉडिफाई का मतलब होता है कि चेंज करना। अगर आज मैं ऐड 2 वैल्यू को कर रही हूँ, कल जाके उसी एल्गोरिदम को मैं चेंज करके मल्टीप्लाई करवा दूँ 2 नंबर्स को, तो मुझे मॉडिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ऐसी एल्गोरिदम लिखनी चाहिए। दिस मीन्स दैट द एल्गोरिदम शुड बी वेल स्ट्रक्चर एंड ईजी टू चेंज इफ़ नीडेड। और उसी के मतलब को ईजी वे से बताया गया है कि इसका मतलब ये है, एल्गोरिदम जो होनी चाहिए उसका एक वेल स्ट्रक्चर होना चाहिए एंड ईजी टू चेंज इफ़ नीडेड। अगर हमें आगे जाके ज़रूरत लगती है कि हमें चेंज करना है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। लास्ट मेन पॉइंट ये बता रहा है, by following these guidelines you can create algorithm that are effective, efficient and easy to understand। अगर आप इन पॉइंट्स को याद कर लेते हो, दिमाग में रखते हो, तो आप एक अच्छी एल्गोरिदम को क्रिएट कर सकते हो। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक बस यही था हमारा एल्गोरिदम का। अब जैसे GNDU का सिलेबस चेंज हुआ है, तो एल्गोरिदम का टॉपिक ऐड हो चुका है हमारे सिलेबस में, तो इसलिए ये टॉपिक करवाना ज़रूरी था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन मैसेज इन द कमेंट बॉक्स।